ओके वेरी गुड। अच्छा दूसरी, अच्छा ये वाली किताब सब लोगों ने कहाँ तक करी थी प्रीसी में, कुछ आइडिया है? दस चैप्टर किए थे, 5 चैप्टर किए थे? लिस्ट तक सर। लिस्ट तक, ओके ठीक है। और दूसरी हमारी जो किताब है दैट इज अबाउट एमवी हिंडशिप। एमवी हिंडशिप की एक तो बुकलेट है जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और एक उसकी पर्टिकुलर्स की पतली सी किताब है, मालूम है किसी को, व्हाइट कलर की? यस सर। ठीक है, तो ये 3 किताबों की हमारे को जरूरत पड़ने वाली है अगले 4 महीने के अंदर में। पहले 2 महीने छोटी किताब की जरूरत पड़ेगी, और लास्ट के 1.5 महीने एमवी हिंडशिप की जरूरत पड़ने वाली, प्लस हिंडशिप पर्टिकुलर्स की। तो प्लीज यू गाइज, अभी तो शिप स्टेबिलिटी पार्ट 1 सभी के पास होगी, और नहीं हो दूसरी वाली किताब तो अरेंज करना। किसी सीनियर से जूनियर से खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर अरेंज हो जाए तो बेटर है, और अगर नहीं अरेंज हो पा रही तो फिर ट्राई एंड आस्क द मक्कू चाचा टू डिलीवर यू द बुक्स, ठीक है? दैट इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, बट वो जरूरत पड़ने वाली है। और मेरी रिक्वेस्ट है, कई लोग ई मतलब डिजिटल पीडीएफ से काम चला लेते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी गाइस आर कंफर्टेबल विद डिजिटल बुक्स। कोई है जो कंफर्टेबल है, मतलब कि he doesn't feel like using a book, क्योंकि यंग जनरेशन दे यू मस्ट बी एबल टू डू दैट, बट हम तो पुराने लोग हैं, और मेरे को आई एम नॉट कंफर्टेबल विद डिजिटल बुक्स। आई फील पेपर बुक्स आर बेटर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा तो गो अहेड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल पीडीएफ यूज करना चाह रहे हो, लोग करते हैं, बट जबरदस्ती मत यूज करना सिर्फ पैसे बचाने के लिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो। ये मेरा कहने का मतलब था। अगर पेपर बुक से कंफर्टेबल हो तो वो मंगा लेना, अरेंज कर लेना, सीनियर जूनियर से मांग लेना, वो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज आवर कोर्स। अब इसमें आगे बताता हूं, मैं लिखवाता हूं अभी क्या है। उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी समझने के लिए पहले हम समझ तो ले स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। कोई बताएगा स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जहाज स्टेबल रखना सर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबल का स्टेबिलिटी मतलब मतलब सर स्थिरता, स्थिरता। जाफरी साहब, आपने तो प्रोनाउंसिएशन कर दी, मतलब हिंदी नहीं, नो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन कर दी, इंग्लिश टू हिंदी। मैं डिटेल में बात करना चाह रहा था कि आप इससे, इस वर्ड से, स्थिरता से, स्टेबिलिटी से, स्टेबल से क्या समझते हैं? सर कीपिंग अ बॉडी स्टेबल ऑन इट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगेन, स्टेबल का मतलब नहीं बताया यार तुमने। बैलेंस्ड। बैलेंस का क्या मतलब? सर फॉर्म स्थिरता सर। अनलाइकली टू चेंज। सोचो सोचो सोचो। Sir, loading the maximum cargo in the ship, keeping in mind its stresses, and at any given point, it should that like किसी भी पॉइंट में सर उसको एक पॉइंट पे या मल्टीपल पॉइंट पे इतना स्ट्रेस ना पड़े कि उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटैक्टिबिलिटी है वो इम्पैक्ट हो जाए, और while गोइंग ऑन शिप उसका जो वेट है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि वी आर सेफ एट सी। और Panchal, I am happy that you have given a good thought, very good thought about this word stability, and you have described a lot in almost 100 words. But I am sorry to say that is not the correct thing. Sir, stability can be like जैसे sir, if a body is there, body means I'm talking about the ship. If the ship is there and due to some condition, if it is disturbed from
मीन्स जो उसकी पोजीशन है उसे थोड़ी सी डिस्टर्ब की जाए, एंड व्हेन इट इज एबल टू। अभी अभी तो गूगल किया ना बेटा? नो सर। नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तेरा समझ गया मैं। अच्छा ये मैं तेरी टेक्निकल, तूने मैं टेक्निकली समझा दिया, मुझे देसी भाषा में समझा सकते हो यही बात, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। सर जो अपने आप को भी संभाल सके, जैसे स्टेबल होने का मतलब ये है कि जो अपने आप को संभाल सके खुद से, विदाउट एनी चीज। बिल्कुल सही कहा विपिन ने। विपिन की बात मेरी समझ में थोड़ी थोड़ी आती है, बट विपिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये बात भी मैं समझ सकता हूँ, कर लेना चाहिए था, क्योंकि 18 महीने का सी टाइम हो गया मेरे हिसाब से, ये आंसर आ जाना चाहिए था, बट हमने इस बारे में सोचा नहीं। मैं बताता हूँ क्या बात है। अब मेरा तरीका ना पढ़ाने का कुछ अलग सा है। मैं एक एक वर्ड को पकड़ के एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके चलता हूँ, और फिर उसको समझाने के लिए बड़े वियर्ड से एग्जांपल देता हूँ कि भाई जैसे मैं आज देने वाला हूँ। सबने शराबी को देखा है? यस सर। अच्छा अभी नहीं, अब कई तो ये कह रहे होंगे सर कि हम शीशा भी देखते हैं ना, मैं उसकी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज देयर इज अ हैबिचुअल ड्रिंकर, जिसने सुबह से शाम 6 बजे तक 7 बजे तक काम किया, और रोज वो शाम को पी करके घर आता। ऐसा तुमने नोटिस किया होगा आसपास रिश्तेदारी में, एक्स वाई जेड। एम आई राइट? यस सर। अब बहुत लोग समझाता हूँ कहने का मतलब क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, इसी से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब ये जो ड्रंकर्ड है, ये शराबी है, जो रोज पी करके घर पे आता है और घर पहुंच भी जाता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये उसके मुंह से या उसके घर वालों से ये भी सुना होगा कि साल में एक बारी दो बारी, या 2 साल में एक बारी दो बारी ऐसा हुआ कि वो कहीं गिरा हुआ पड़ा हुआ मिला, यस सर। है ना? सो द पॉइंट इज व्हाट, अब मैं स्टेबिलिटी को इस एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। तो एक शराबी है, मान लेते हैं एक बॉडी इज, इमेजिन कर लो कोई भी क्रिएचर इन योर माइंड, और एक नॉर्मल बंदा, नॉर्मल आदमी, लेट्स से 2 दोस्त फॉर एग्जांपल, एक टी टॉटलर यानी कि जो नहीं पीता है, और एक जो ड्रिंकर है। दोनों दोस्त हैं और दोनों एक साथ एक बार में बैठे हैं, एक अपना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और एक अपनी दारू पी रहा है फॉर एग्जांपल। अब जब मतलब व्हेन दे हैड इनफ, दे मतलब ही हैड इनफ, उसके बाद वो लोग डिपार्ट करते हैं। जो नॉर्मल बंदा है और जो जिसने पी हुई है, अब जिसने पी हुई है वो लड़खड़ा के चलता जा रहा है, लड़खड़ा रहा है बट चलता जा रहा है, और चलते चलते या तो वो घर पहुंच जाएगा, या फिर अगर रास्ते में उसको ठोकर लग गई, रास्ते में अगर उसको ठोकर लग गई तो वो अपने को संभाल नहीं पाएगा। जबकि जो ना पिया हुआ आदमी है, वो जब रास्ते में ठोकर लगेगी तो वो अपने को संभाल पाएगा, गिरने के बाद वो संभल जाएगा। और जो ड्रंकर्ड है वो संभल नहीं पाएगा, वो वहीं गिर जाएगा। एंड दैट्स हाउ दीज थिंग्स हैपन विद दी, जो शराबी होता है वो किसी किसी दिन जब ठोकर खा के गिर जाता है तो वो गिर ही जाता है, फिर नहीं उठता वो, और जब तक ठोकर नहीं लगती वो चलता जाता है। सिमिलरली इमेजिन, एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं। जिस चेयर पे, अच्छा ज्यादातर लोग तो बेड पे बैठे होंगे, मान लो तुम लोग किसी एक चेयर पे बैठे हो, हाउ मेनी गाइस आर सिटिंग ऑन द बेड? है 2-4 लोग हैं? चलो मुझे सूद ने बताया। अच्छा तेरी तबीयत खराब है, मुझे तेरी तो, अच्छा है, काफी सारे लोग हैं। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि तुम एक कुर्सी पे बैठे हुए थे। अब कुर्सी के साइड पे आ जाओ। अब कुर्सी जो है, क्या वो नॉन लिविंग थिंग है? यस सर। यस सर। अगर ये नॉन लिविंग थिंग है,
अगर कुर्सी को साइड की तरफ धक्का मारोगे तो क्या कुर्सी गिर जाएगी? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कुर्सी पहले स्टेबल थी ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्स ने उसको धक्का मारा तो कुर्सी संभाल नहीं पाई, गिर गई। सही है ना? अब इसी बात को एक छोटी सी कुर्सी का जो मैंने एग्जांपल दिया है, किसी को बहुत बड़े जहाज की बात कर लेते हैं। अब बहुत बड़े जहाज का मतलब, अब वो चाहे 50 मीटर का जहाज हो, वो चाहे 100 मीटर का जहाज हो, चाहे वो 400 मीटर का जहाज हो, है तो सारे नॉन लिविंग। अब जब एक्सटर्नल फोर्स हमारे जहाजों को, कोई भी जहाज हो, चाहे छोटी सी पानी की बोट हो, चाहे वो 400 मीटर का जहाज हो, आई थिंक 400 मीटर के आसपास ही है सबसे बड़ा जहाज। ज़ाहिर बाइकिंग बहुत पहले था, अब आई डोंट नो, बड़े सारे कंटेनर शिप्स आ गए हैं जो 400 मीटर के आसपास, 400 से ऊपर भी हैं। आई हैव सेल्ड ऑन 350 360 मीटर, सो 400 से ऊपर के वाले भी जो होंगे, प्लस मैं उतनी बात कर रहा हूँ। अब एक्सटर्नल फोर्स जब हमारे जहाज को पानी में एक तरफ को घेरेगी का मतलब, when a ship rolls at sea to one side, when the ship heels at sea to one side, क्या हमारा जहाज वापस आ जाता है सेंटर लाइन पे? Yes, sir. अगर हमारा जहाज सेंटर लाइन पे वापस आ जाता है, यानी कि if the ship has the ability to come back to the center line when heeled by the external forces, then we call a ship as stable ship. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. And that meaning of stability. Yes, sir. Yes, sir. Am I clear? Am I clear on this? Yes, sir. Yes. Clear, sir. पर्व पांचाल, Yes, sir. तूने काफी अच्छा पैराग्राफ बताया, 100 वर्ड्स में ही बोला, बट तूने ये वाली बात नहीं बोली। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, मैंने इसको इसमें कंक्लूड कर दिया था कि while going on ship, मतलब keeping other factors in mind like environmental या कुछ भी, so it should be like, हाँ मैंने ये नहीं बोला था कि it should come upright again as in like कोई wave या कोई कुछ भी external interface से अगर कुछ हुआ है। Yes sir, that point I missed. बेसिकली वही मतलब है स्टेबिलिटी एक्चुअली। और जो पांचाल बात कर रहा था, what he was talking, he was making sense at the same time, but he was talking in a different area, जिसको हम SFBM TM की बात कहते हैं, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। उसमें SFBM और TM, कई लोगों को TM नहीं पता होगा। टैंकर गाइस who has only sailed on tanker, do you know what is TM? TM होता है टॉर्जनल मोमेंट्स। ये जो टॉर्जनल मोमेंट्स होती है नॉर्मली कंटेनर शिप पे ज्यादा महसूस होती है। कंटेनर शिप पे हम स्पेशली इसका ध्यान रखते हैं, एंड मे बी ऑन अ रोरो शिप आल्सो, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, मे बी द केस, है ना। बट ये टैंकर्स पे हम सिर्फ SF और BM को ही बैलेंस आउट करते हैं, बट ऑन कंटेनर वेसल्स वी बैलेंस आउट SF, BM एंड TM। TM इज टॉर्जनल मोमेंट। खैर, तो ये मैं पर्व पांचाल की बात बता रहा था, इसने काफी अच्छा बताया। आई वाज हैप्पी that he could explain a lot of things, but he was little bit off than what I was asking. So the point is, stability का मतलब हमें समझ में आया, यानी कि अगर जहाज पानी में एक तरफ गिरेगा और वो अगर वापस सेंटर लाइन पे आ जाता है तो हम जहाज को स्टेबल शिप कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी खास पर्टिकुलर टर्म है जो हम जस्ट बाय लुकिंग एट इट हम कह दें yes the vessel is stable? सोचो सोचो। GM, sir. Upright. अपराइट का मतलब क्या हुआ? अपराइट का मतलब हुआ जीरो लिस्ट। Am I right? Yes, sir. Yes sir. Zero list means upright, but zero list Seaworthy. means stability. हाँ, sorry, Sir, Seaworthy.
फॉग Firm. FIRM. no Sir, while What looking at सर vessels, सीवर्दी होगा। मैं समझाता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है, चलो एक बार जहाज पे चलते हैं। लेट्स गो टू द शिप। डिपार्चर स्टेशन पे पहुंचो सब लोग। अभी डिपार्चर होने वाला है, पायलट अभी आने वाला है। सब लोग उस स्टेशन, अब सब लोग वहां जहाज पे पहुंच जाओ, डिपार्चर स्टेशन पे। पायलट अभी आने वाला है। पायलट इज अबाउट टू बोर्ड द वेसल, कार्गो ऑपरेशन हैज फिनिश्ड। नाउ नॉर्मली उस पॉइंट पे या तो ड्यूटी ऑफिसर या चीफ ऑफिसर, नॉर्मली चीफ ऑफिसर को जाना चाहिए फाइनल ड्राफ्ट्स लेने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस अब Yes, sir. फाइनल ड्राफ्ट्स चीफ ऑफिसर ने लिए या ड्यूटी ऑफिसर ने लिए, फॉर दैट मैटर। कभी तुमने नोटिस किया था कि अभी जब जैसे पायलट ऑन बोर्ड आने वाला होता है और कार्गो ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं, सब पेपर वर्क खत्म हो जाता है, तो ब्रिज पे कंट्रोल टेस्टिंग भी हो चुकी होती है या हो रही होती है 1 आवर 2 आवर बिफोर जो टेस्टिंग होती है। तो इस पॉइंट पे जब पायलट आने वाला होता है, नॉर्मली मास्टर ब्रिज पे पहुंच जाते हैं। क्या ये बात सही है? तकरीबन, या कैबिन में भी होते हैं। जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। यस Yes, तो sir. मास्टर्स आर लुकिंग फॉर 2-3 स्पेसिफिक चीजें। जब वो ब्रिज पे जाते हैं तो ड्यूटी ऑफिसर को पूछते हैं कि भाई कंट्रोल टेस्टिंग हो गई, सब ठीक है? क्या किसी ने नोटिस की ये बात? यस Yes, sir. Sector officer करता है ये sir. यस सर करता हुआ Yes, sir. विल आस्क द ड्यूटी ऑफिसर, जो भी कंट्रोल टेस्ट करता है, कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज मास्टर चीफ इंजीनियर को फोन लगा के पूछता है, भाई इंजन ठीक है, एवरीथिंग इज ओके अबाउट इंजन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर तीसरी चीज मास्टर चीफ ऑफिसर से पूछता है कि व्हाट आर द ड्राफ्ट्स, एम आई राइट? Yes, sir. यस सर Yes, तो sir. मास्टर क्या पूछता है? सोचो जरा। प्रोपेलर क्लियर है। यार अब राइट है कि नहीं? नॉट बैड। अच्छा ठीक है। हाँ, yes, sir. पूछते प्रोपल्सर वो टोटली सबमर्ज्ड है कि नहीं, कितना परसेंट, ये सब कुछ। नहीं, परसेंटेज गैंगवे सर गैंग सर शिप इवन कील है या नहीं? सेलिंग के लिए रेडी है कि नहीं सर? नहीं है, ताकि वो थोड़ी सी मोशन देंगे, मूवमेंट देंगे टेस्टिंग ऑफ इंजन के लिए, तो कोई इंसिडेंट ना हो, है ना। एंड मैंने स्पेसिफिकली ये पूछा था कि चौथी चीज वो चीफ ऑफिसर से क्या पूछते हैं। सर शिप इवन कील है या नहीं है? नहीं यार, इवन कील का क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज दैट मैटर इवन कील का? कौन से हाथ पे सेल किया तूने? सर ये पूछता रेडी फॉर सेलिंग। अच्छा मैं बताता हूँ क्या किसी भी मास्टर जीएम पूछता है। जीएम पूछता है यार, सिंपल। ही विल GM. आस्क यू द जीएम। सोचो जरा, या तो मास्टर ये बात चीफ ऑफिसर से फोन पे करता है, मास्टर को आइडिया होता है कि कितना जीएम होगा डिपार्चर पे, ये पहले ही पता होता है मास्टर को, बट ही वांट्स टू बी मेक श्योर कि फाइनल वैल्यू क्या है। और वो जीएम की वैल्यू या तो मास्टर चीफ ऑफिसर से फोन पे पूछ लेता है, या वॉकी टॉकी पे पूछता है, या फिर कैडेट या ड्यूटी ऑफिसर ब्रिज पे एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पे एंट्री करते हैं जीएम की, डिपार्चर जीएम। किसी ने नोटिस की बात? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because the value of GM is very good indication. The GM value is the very good indication whether the vessel is stable or not. As simple as it is. Yani ki master wants to be sure that when my ship will go at sea, and if there is sufficient external force to heal my vessel will come back to the center line. And that one figure is GM value. He wants to be sure on that. Yes, my ship is stable. So this is what is the indication of stability on board. As simple as it is. तो दो चीजें समझ में आई तुम्हारे को? स्टेबिलिटी का मतलब क्या है और स्टेबिलिटी का इंडिकेटर क्या है? क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आउट कोई क्वेश्चन पूछना हो
मेरा तरीका समझाने का समझ में आ रहा है? कुछ चेंज करूं, हिंदी इंग्लिश या कोई और कहानियां बनाऊं? कहानी मैं बहुत सुनाता हूँ। प्लस मेरा मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं बच्चों को फिजिकली, जो उनके 18 महीने हो चुके हैं, मैं उनको एक सिचुएशन पे लेके जाता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जब भी मैं कुछ ऐसा कहूँ तो प्लीज जाना वहां पर, हैव अ लुक, फील करना उस सिनेरियो को, उस सिचुएशन पे जाकर के इमेजिनेशन में, जो तुमने देखी हुई है अच्छे से। और फिर जो चीजें मैं पूछता हूँ उसको महसूस करोगे तो बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएगी। फिर मैं चाहे वो नेविगेशन पढ़ाऊं, चाहे मैं ये पढ़ाऊं, या फिर चार्ट वर्क पढ़ाऊं। फॉर एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, अभी तुम्हारे बैच में सिर्फ 2 ही पढ़ा रहा हूँ। सो दैट इज माई आइडिया एंड दैट इज हाउ आई टीच द स्टूडेंट्स। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो नाउ द पॉइंट इज, फंडामेंटल इज, एजुकेशन का फंडा क्या है, या टीचिंग का फंडा क्या है? देयर इज समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन, नोन टू अननोन। तो मेरे जो सारे एग्जांपल्स थे, वो जो तुम्हें मालूम था वहां से शुरू करके जो नहीं मालूम था वहां तक पहुंचाने की एक जर्नी की, एक कहानी की तरह मैं सुनाना चाह रहा था। सो इस पूरी जर्नी के अंदर में अगर हम छोटे से छोटे वर्ड को, छोटे से छोटे वर्ड को, बेसिक्स को, फॉर एग्जाम्पल एक आउट ऑफ द ब्लू में क्वेश्चन पूछूं, कैन यू डिफाइन व्हाट इज वॉल्यूम, है ना? if I ask you, okay, define what is area, for example, तो अभी स्टेबिलिटी पढ़ने के लिए हमारे को छोटे छोटे बेसिक्स को समझना और उस पे अपनी बिल्डिंग खड़ी करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आई विल स्टार्ट माय लेक्चर ऑफ स्टेबिलिटी विद द बेसिक्स। सो बेसिक्स क्या है? बेसिक्स है, आज 22 तारीख है ना? Yes, sir. 20. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, थैंक यू। JR मतलब क्या होता है सर? जूनियर। भाई जूनियर। हम लोग ना 2 बैच चलाते हैं, वी कॉल इट एज जूनियर एंड सीनियर। हमारी टर्मिनोलॉजी है, वैसे और कोई खास वजह नहीं है। तूने क्या सोचा था? भाई तूने क्या सोचा था? सो हमारी सारी कवायद है, हमारी सारी कवायद है, व्हाट इज स्टेबिलिटी, ये हमारी को समझना है। तो मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, या हम कहें तो मैथमेटिक्स है ये। कैलकुलेशंस या मैथमेटिक्स विच इज बेस्ड ऑन जियोमेट्री। सब लोग जानते हैं व्हाट इज जियोमेट्री? हेलो, सब लोग चुप है, क्या हो गया Yes, भाई? sir. ज्योमेट्री पढ़ी थी कि नहीं 8वीं 9वीं में? हाँ सर, पढ़ी थी। पढ़ी थी। तो बताओ, ज्योमेट्री इज अबाउट शेप्स एंड फिगर्स, अंडरस्टैंडिंग शेप्स एंड फिगर्स। यस सर। सबसे छोटी जो यूनिट है ज्योमेट्री की, वो क्या है? What is the smallest unit of geometry?
mm. ना, दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ बेटा, मैं यूनिट ऑफ जियोमेट्री बोल रहा हूँ। लाइन थोड़ा सा और रिफाइन कर, पहुंच पॉइंट गया तू। पॉइंट थोड़ा सा और डिफाइन करो, क्या कहते हैं उस चीजों को जो तुम दोनों बात कर रहे हो। पहुंच तो गए हो, मुझे मालूम है नहीं पहुंच पाओगे, बताता हूं मैं। दैट इज कॉल्ड एज अब ठीक है। यस सर Yes, sir. Dimensions. डायमेंशन या डायमेंशंस, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जियोमेट्री। अब डायमेंशन में इसको यहां से अगर हम शुरू करेंगे और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम स्टेबिलिटी अच्छे से समझ पाएंगे। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब ये बताओ, हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर ऑन द अर्थ? 3 ओके, हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर इन दिस स्पेस? 4. 4 4। बताओ तो चौथी कौन सी है? Time. वेरी गुड। सो देयर आर ओनली 3 डायमेंशंस ऑन द अर्थ। किसी ने वो वाला शो देखा है, थिएटर का शो आता है जिसमें लिखा होता है 5D 7D, जिसमें पानी वानी भी गिरता है, देखा हाँ, किसी ने? सर। Yes sir, yes sir, देखा Yes, सर. sir. सीट वाइब्रेट होती है, स्प्रे हाँ, आता है, फ्रेग्रेंस का भी है। पानी भी गिरता है उसमें ना। बरसात भी हो जाती है। या सर वो दिखाते हो गार्डन के बीच से जा रहा तो खुशबू का स्प्रे भी मार देते हो लोग। पैसे correct। वेस्ट है सर. नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है कि पैसे वेस्ट है। देखो, हर चीज फायदा नुकसान नहीं होता। देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कुड बी बैड, एक्सपीरियंस कुड बी गुड, बट एक्सपीरियंस जरूरी है ना। तो वो जो 5D 7D वाले जो कहते हैं, उसका एक एक्सपीरियंस है। अच्छा है बुरा है वो सेपरेट इशू है, एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। तो मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो कहते थे 5D 5 डायमेंशनल या 7 डायमेंशनल, क्या वो बात सही थी? नो सर। नहीं सर, वो तो सेंसेस जोड़ रहे हैं बस। वो बेसिकली मार्केटिंग गिमिक है, मार्केटिंग। हमारे धरती के ऊपर सिर्फ 3 ही डायमेंशंस हैं। वी हैव ओनली 3 डायमेंशंस ऑन अर्थ, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, या हम उसको डेप्थ भी कह देते हैं, ठीक है। या उसको और रिफाइन भाषा में बात करूं तो मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारे को इन एक्सिस पे काम करना है, डायमेंशन से चीजें मूव कराते हैं। और अब कुछ डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, बेसिक्स डेफिनेशन, उसको नोट डाउन करते हैं और वहां से अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चल मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्लाइड, नोट्स बनाओ। हाँ जी, जैसे मैं बता रहा था, हमारे, लिख लीजिए, नोट्स बनाओ। हमारा जो सिलेबस है वो ये है, और जो किताबें हैं वो ये है। लिख लो, बार बार नहीं पूछना कि हिंदशिप पर्टिकुलर्स में से, सॉरी हिंदशिप वाली किताब में से कितने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 77 लिखा हुआ है। छोटी किताब में से हमें क्या करना है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 14 करने हैं, और सिर्फ एक ट्रिम टाइप ए प्रॉब्लम्स करनी है बस। चैप्टर 1 टू चैप्टर 14 और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 77 मैं कराऊंगा। सिर्फ ट्रिम टाइप ए विल बी डन बाय कैप्टन सरीन, ठीक है।
हाँ जी, लिख लिया सबने? अब लिखो Yes, कुछ sir. नहीं सर, नहीं सर, नहीं लिखा? सर एक मिनट सर, लास्ट लिखा हूँ। हाँ कोई बात कोई बात कोई बात। दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रिम टाइप ए प्रॉब्लम्स कैप्टन सरीन कराएंगे, बाकी सारा कुछ मैं कराऊंगा। यानी 90% से ज्यादा सिलेबस स्टेबिलिटी का मैं कराने वाला हूँ। एग्जाम में स्टेबिलिटी के सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन नंबर 3, पेपर नंबर 6। सिर्फ 2 क्वेश्चन, 50 नंबर के 2 क्वेश्चन और 25 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 क्वेश्चन की ही तैयारी करवा रहा हूँ स्टेबिलिटी के थ्रू। हो गया सर। ठीक है, राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ बेसिक्स। डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है हमें मालूम है, बट अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ हमें जानने की जरूरत है। सो मेक योर नोट्स। ये जो छोटी वाली किताब है उसके चैप्टर नंबर 1 to 5 काफी बेसिक्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस दे आर रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हम थोड़ा सा जल्दी में करेंगे, जल्दी मतलब आई विल डू इट लिटिल फास्ट with less focus on numericals, but after chapter 5 I will be doing very slow, very slow till chapter 14, और फिर जब हम हिंट पकड़ेंगे फिर हम स्पीड पकड़ेंगे वापस से। ये मास और वेट में क्या फर्क है, कोई बताएगा? Sir, weight is relative to the gravity exerted by a body on the surface of. हाँ बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरा कहने का मतलब ये था, जब हम 9th में आए थे फिजिक्स पढ़नी शुरू की थी, जो मेरे को याद है अपने बारे में बता रहा हूँ, तुम्हारा शायद थोड़े 1-2 क्लास पहले ही पढ़ लिया। इक्वल टू mg। हाँ बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए 8वीं क्लास से पहले मास और वेट एक ही चीज थी, बट जब हम 9वीं क्लास में आए तो हमें बताया गया एक वैक्यूम है, स्पेस की बात की, और एक हमारी नॉर्मल धरती की बात करी। तो हमने मास और वेट को अलग अलग करके देखा। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। बट हम जब स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी, सारी स्टेबिलिटी धरती के ऊपर ही होनी है ना? तो हमारे लिए मास और वेट एक ही चीज है, और हम उसको मास से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, इन जनरल। Copy, sir. तो हम जी को इंक्लूड नहीं करते इसमें कभी भी। तो सर इसमें हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास, राइट?
फोर्स इक्वल टू मास। So mass into acceleration. नहीं नहीं, वो मैं इसकी बात समझ गया। जो ये कहना चाह रहा है, बेसिकली हम ये ऐसा मानते हैं कि जो मास है वही फोर्स है, बट क्योंकि हमें फोर्स में डील नहीं करना है तो हम वी डोंट टॉक अबाउट इट। ठीक है, आगे बढ़ा दूं? Yes, sir. Yes, sir. फ्यू मोर टर्म्स लाइक क्रॉस सेक्शन लोगों को पता होता है, बट अच्छे से समझाने के लिए, एक जो पेन है या सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? किसी को मालूम है? एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर उसका इनर डाया। सर्कल बेटा। मुझे लगता है क्रॉस सेक्शन में समझा दूं एक बारी, लोगों को नहीं मालूम है। समझा भाई? ओ, सर रेक्टेंगल भी तो हो सकता है ना? एक मिनट बेटा, रुको, एक मिनट रुक, समझाता हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू से ये जो पेन है, दिस इज द पेन, दिस इज द सिलेंडर, करेक्ट? इसका अगर मैं, चलो सिलेंडर छोड़ो, इसको छोड़ो, एक काम करो, हमने खीरे की सलाद खाई है, यस सर। Yes, है ना? जो हम राउंड राउंड पीस काट के करते हैं, जो खीरा है उसको फॉर अ टाइमिंग सिलेंडर मान लो, मानो सिलेंडर। अब उसको, ये खीरा है मेरे हाथ में, अब खीरे को मैं अगर यहाँ से ऐसे ऐसे काटूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर्कल ही मिल जाएगी बहुत सारे। सर्कल ही रहेगा सर। तो sir. सर्कल है वो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन हो गया अलोंग दी एक्स एक्सिस। क्या ये बात सही नहीं है? Yes, sir. है ना? तो लॉजिकली सिलेंडर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यस। Yes, sir. जितनी उसकी लेंथ है या जितनी उसकी हाइट है, वो मैं अगर पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ या ना? यस सर। सिंपल। तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन हुआ वो एक सर्कल हुआ। जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, तुम लोग बैठे हुए हो, उस रूम का क्रॉस सेक्शन क्या होगा? रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा? स्क्वायर होगा सर। Rectangles. डिपेंड करता है किस मेरे रूम में वाले का बैठे। स्क्वायर है। अगर क्यूब में बैठे हो Sir, rectangle. तो स्क्वायर होगा, अगर क्यूबॉइड में बैठे हो तो रेक्टेंगल होगा। सिंपल। मेरी बात समझ में आ रही है? क्रॉस सेक्शन का मतलब। यस सर। हाँ सर। चलो, वेरी गुड। कॉपी शेयर करो। टाइम ज्यादा हो गया क्या? ब्रेक ले लेंगे? चलिए ये पूरा कर लेते हैं, फिर आगे ब्रेक लेते हैं। हाँ, ये पूरा कर लो फिर चलते हैं ब्रेक के लिए।
सर